हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी ये पॉलिटी की जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसकी छठी क्लास है। तो हमने अब तक क्या जान लिया? हमने अब तक ये जाना है कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर विशेषता क्या क्या है। बस हम एक तरीके से अपने संविधान के ढांचे के बारे में जान रहे हैं कि हमें जो आगे चल के जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है उसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों का प्रावधान है। तो वो चीज़ें हम क्या है इस टॉपिक के अंदर कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल में उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट वाइज के कौन से पार्ट में क्या सी चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंग सारा हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? अब तक हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था, कल कल वाली क्लास में हमने पहले एक तो ये जाना था कि जो भारत है क्या है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कि इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है, सभी को क्या है, वोट डालने का अधिकार है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एकल नागरिकता, जो इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज हम जानने वाले हैं स्वतंत्र निकाय के बारे में, कि भारत क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। एक किसमें कहा गया है, हमारे संविधान के अंदर कहा गया है। अब जानते हैं इसमें क्या है, चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, सरकार के अंदर केंद्र और राज्य दोनों की सरकार आ गई, तथा न्यायिक अंग की उपलब्धता कराता है। मतलब जो हमारा संविधान है वो विधायिका, कार्यपालिका, सरकार या फिर न्यायिक अंग इनकी ही उपलब्धता नहीं कराता, इनके अलावा बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इसके अलावा भी हमारे संविधान के अंदर कुछ स्वतंत्र निकाय के बारे में दिया गया है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। तो इन्हें क्या किया है, जो संविधान ने क्या किया है, भारत सरकार के लिए क्या किया है, लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में माना है। ठीक है, ऐसी कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। मतलब कुछ निकाय हैं जो कि क्या है, ना तो हमारे किसके अंदर आते हैं, ना तो हमारी विधायिका से उनका कुछ लेना देना है, ना कार्यपालिका से, ना सरकार से, ना ही न्यायिक अंग से उनका लेना देना है। इनसे जो अलग स्वतंत्र निकाय है उनके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं, जानते हैं। पहले नंबर पे क्या आता है हमारा, संसद तथा राज्य विधानसभाओं, जो संसद हो गई या फिर राज्य की विधानसभा हो गई, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु निर्वाचन आयोग। तो संसद और राज्य की विधानसभाओं उसके लिए, या फिर भारत के जो राष्ट्रपति हो गए या फिर भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके लिए क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या है, एक निर्वाचन आयोग है। ये किस में कहा गया है, हमारे संविधान में कहा गया है। इनके इलेक्शन कराने के लिए क्या है, एक निर्वाचन आयोग है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य और केंद्र सरकार के खाते के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रण एवं महालेखाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। अब राज्य और केंद्र के पास उनके खातों के लिए जो पैसा दिया गया है, उनको जनता के लिए जो पैसा जनता के ऊपर खर्च करने के लिए, जनता के लिए ये सुविधाएं करने के लिए जो सरकार अपना बजट तैयार करती है, तो जो पैसा दिया गया है तो वो पैसा सही ढंग
सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार उसको, जो भी सत्ता में जो भी सरकार है वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या है, नियंत्रक एवं महालेखाकार होता है, जिसको हम कैग भी बोलते हैं। तो क्या है, उस चीज़ के लिए एक कैग होता है। तो ये भी किसमें दिया गया है, किसमें बताया गया है, हमारे संविधान के अंदर इस बारे में कंप्लीट बताया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्र सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन कराता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब ये क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, तो वो क्या करता है, अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्र सेवाओं में जो भर्ती होती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, भर्ती होती है, या फिर उच्च स्तरीय केंद्र सेवाओं के लिए जो भर्ती होती है, तो उनके लिए परीक्षा का आयोजन कौन कराता है, संघ लोक सेवा आयोग कराता है। तथा अनुशासनात्मक मामलों पर क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। कौन देता है, लोक सेवा आयोग। तो इसका प्रावधान भी किस में दिया गया है, हमारे संविधान में दिया गया है। इसके बारे में भी हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। इस पर भी किसी तरीके का विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, सरकार हो गई, या फिर न्यायालय हो गया, जो हमारा न्यायिक तंत्र है, उसका किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है, उसके अंडर नहीं आती हैं ये चीज़ें, ये बिल्कुल उससे अलग है, उससे स्वतंत्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। अब जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग था सेंट्रल के अंदर, अब उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो ये क्या करता है, जो स्टेट में जितनी भी परीक्षा होती हैं, तो उनके अंदर क्या है, उनकी भर्ती परीक्षा कराने हेतु उनको आयोजन करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जो राज्यपाल होते हैं उनको क्या देता है, अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचयी निधि पर भारतीय विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकाय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। मतलब जो अलग अलग प्रावधान है, या फिर कार्यकाल की सुरक्षा है कि किसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, या फिर किसी भी क्या है, कोई एमपी है, विधानसभा का कोई सांसद है, ठीक है, या एमएलए है, जो भी है, उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो ये सब क्या है, सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय दिया गया है। किसके अंदर, हमारे संविधान के अंदर। उसकी क्या है, कुछ निर्धारित सेवा शर्तें हैं। भारत में संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि ये स्वतंत्र रहनी चाहिए। तो संविधान क्या है, इन चीज़ों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसने ये चीज़ें दी हैं अपने संविधान के अंदर। चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो ये था आपका स्वतंत्र निकाय। अब आगे क्या जानते हैं, आगे जानने वाले हैं हम आपातकालीन प्रावधान। तो हमारे संविधान के अंदर किसके बारे में भी बताया गया है, जो इमरजेंसीज होती हैं उसके बारे में भी बताया गया है, उसका भी प्रावधान है। अब जो है क्या, उनसी कौन सी इमरजेंसी है, किस किस रूप में लगती है, हम उस बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में हम बाद में ही जानेंगे जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं। ये आ गया हमारा आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। अब जब इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है किसी भी देश के अंदर, तो उसके लिए उसको क्या है, प्रभावशाली ढंग से या अच्छे तरीके से निपटने के लिए जो क्या है, भारतीय संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, राष्ट्रपति के लिए एक आपातकाल का प्रावधान की व्यवस्था दी गई है। मतलब कि राष्ट्रपति क्या कर जाता है,
कुछ ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उन कंडीशंस में क्या कर सकता है, देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। आगे जानते हैं। आगे है, इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है। अब इन प्रावधानों में जो ये प्रावधान है, जो इमरजेंसीज हैं, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करने का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा। ठीक है, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। तो इन सब चीज़ों को क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। किसको? देश की संप्रभुता बनी रहे, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे। संविधान और देश के जो हमारा जो 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 लोकतांत्रिक ढांचा है देश का, तो वो क्या है? वो सब बनी रहे, उन पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना है। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस चीज़ का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान है, इमरजेंसीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर 3 टाइप्स की इमरजेंसीज हैं। कौन सी इमरजेंसीज हैं उनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब कब लगती है? कोई युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए, कोई और देश आक्रमण कर दे भारत के ऊपर, या फिर सशस्त्र विद्रोह, कोई खुद ही भारत के अंदर खुद ही कोई विद्रोह कर दे, ऐसी स्थिति होती है अगर तो राष्ट्र के अंदर अगर अशांति होती है, तो जब उस कंडीशन में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। तो नेशनल इसका जो ये इस बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 में इसके बारे में बताया गया है। ये हो गई हमारी पहली इमरजेंसी। अब आगे चलते हैं दूसरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य में आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी राज्य में अगर सरकार गिर जाए या किसी भी तरीके की या सरकार क्या है, राज्य को चलाने में असमर्थ हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, तो वो क्या है, जो वो राज्य है उसके अंडर चला जाता है। उसको क्या है, जब तक उसमें दोबारा से इलेक्शन नहीं होते, तब तक उस राज्य को कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्रों की असफलता, जो किस आर्टिकल में बताया गया है? 356 में बताया गया है। या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, ये किस में बताया गया है? ये है 365 में। कौन से आर्टिकल में? 365 में। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो तब भी क्या है, उस कंडीशन में इमरजेंसी लग सकती है। चलिए आगे जानते हैं। आगे आता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी हम जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है? भारत की वित्तीय स्थिति या प्रत्यय संकट में हो, मतलब अगर फाइनेंशियली जो है इंडिया, जो फाइनेंसिंग कंडीशन जो है इंडिया की, अगर उस पर किसी भी तरीके का कोई संकट हो, तो क्या है, उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। किसके अंदर? हमारे संविधान के अंदर। लेकिन आज तक ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये अनुच्छेद 360 में बताया गया है इसके बारे में। लेकिन आज तक क्या हुआ है, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, तो वो किसके अंडर चली जाती है? केंद्र सरकार के अंडर। ठीक है, और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चला जाता है। ठीक है, तो राज्य किसके नियंत्रण में चला जाता है? केंद्र के नियंत्रण में। आगे देखते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय एकात्मक हो जाता है। भारत में क्या है? संघीय सरकार है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो बिना अमेंडमेंट किए, किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भारतीय ढांचा है वो संघीय से एकात्मक में चला जाता है, केंद्र के हाथों चली जाती है सारी सत्ता। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे है, राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अब जो हमारा राजनीतिक तंत्र है, तो वो क्या है?
संघीय, संघीय से मतलब सामान्य परिस्थिति के दौरान जो रहता है उससे क्या चला जाता है, एकात्मक, मतलब कि आपातकाल के दौरान क्या हो जाता है, वो एकात्मक हो जाता है। तो ये एकात्मक में परिवर्तन होना क्या है, भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। ऐसा किसी देश के संविधान में नहीं है, और किसी भी देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि क्या है, भारतीय संविधान के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपातकालीन प्रावधान। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एक तो त्रिस्तरीय सरकार के बारे में और सहकारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान में है, जो हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, आज क्या करते हैं, आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास शेयर करना और लाइक ज़रूर करना क्लास को। अब क्या करते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।